नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। कहते हैं एक डॉक्टर वो होता है जो आपकी बीमारियों को दूर करता है, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो उस व्यक्ति को ठीक करता है जिसके अंदर बीमारी होती है, जो बीमारियों से जूझ रहा होता है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है हेल्थ वेल्थ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बिष्ट। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। नमस्कार। पहले तो मैं आप लोगों के चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जनता में इस तरह से हेल्थ का चैनल शुरू करके जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं और लोगों को हेल्थ के प्रति जो है उत्साहित कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफ कैसे जिएं। सर, वरिष्ठ हड्डी और जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सर, कितने वक्त से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या कुछ एक्सपीरियंस अब तक आपकी लाइफ में रहे एज अ डॉक्टर? मैं पिछले 25 वर्षों से प्राइवेट प्रैक्टिस और गवर्नमेंट सर्विसेज दे चुका हूँ हेल्थ सेक्टर में, एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। 1999 में मैंने कानपुर मेडिकल कॉलेज से GSVM कानपुर से MS की उपाधि ली थी। उसके बाद मैं दिल्ली में रहा, उसके बाद फिर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया। सुशीला तिवारी में भी मैंने करीब 1-1.5 साल काम किया है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि ऑर्थोपेडिक्स के लिए जो लोग ऑर्थोपेडिक्स को जानते हैं वो सिर्फ यही जानते हैं कि हड्डी टूट जाए या हड्डी में जोड़ों में गठिया हो जाए तभी आप हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाएं, वरना ऑर्थोपेडिक सर्जन का कोई रोल नहीं है। जबकि इनफैक्ट मैं ये देखता हूँ प्रैक्टिस में कि ज़्यादातर मरीज पेशेंट जो होते हैं ऐसे होते हैं जो अपनी बोन्स के लिए, बोन हेल्थ के लिए और सारी हेल्थ के लिए ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि बोन एक ऐसा बेसिक फ्रेमवर्क है जिस पे आपके पूरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स सपोर्टेड हैं। तो सबसे ज़्यादा मजबूत मैं समझता हूँ कि बोन्स को ही होना चाहिए, उस फ्रेम को ही होना चाहिए जो कि बाकी अंगों की भी रक्षा कर सके और आप स्फूर्ति और फिटनेस के साथ में अपना जो भी फील्ड में आप हैं अच्छा परफॉर्म कर सकें। सर, क्योंकि देखिए हर एज जो होती है, हर व्यक्ति जिस एज का होता है उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारे मन में सिर्फ एक भ्रम होता है कि जब हमारी एज बढ़ने लगेगी, बुढ़ापा आएगा, तभी हमें हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। तो शुरुआत इससे ही करते हैं, लोगों की इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी व्यक्ति में हड्डियों की दिक्कत हो सकती है और कैसे कैसे ये बढ़ती है, दूर कैसे इसे कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा बचपन से। बचपन में एक्चुअली आजकल जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल हमारा काफ़ी 20 साल पहले की अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी बदल चुका है। हम लोग बिल्कुल इंडोर एक्टिविटीज़ की तरफ सिमट गए हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में भी खेल कूद को और व्यायाम को अब जाके प्रेफरेंस मिलने लगी, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे। और बच्चों के ऊपर जो कोर्सेज़ का जो लोड है, जो ट्यूशन्स का लोड है, कोर्सेज़ का लोड है, वो इतना ज़्यादा है कि वो लगातार इंडोर में ही रहते हैं और सारा समय पढ़ने में निकल जाता है और उसका आउटपुट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हेल्दी बॉडी नहीं है, हेल्दी शरीर नहीं है, तब तक आप उस ज्ञान को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो इसलिए मैं ये चाहता भी हूँ कि स्कूलों में जो शिक्षा का जो लेवल है वो व्यावहारिक भी होना चाहिए कि बच्चों को खेलना कूदना, बाकी और जो बाहर के सामाजिक जो अपने आगे ज़िंदगी में काम आने वाले काम है वो खुद करना सिखाना होगा हम लोगों को, ताकि हम एक अच्छा युवा इंडिया को, भारतवर्ष को दे सकें आगे फ्यूचर में। तो इसलिए, और दूसरा बैग्स का लोड, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा भारी बैग होते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे हैं अगर, कमज़ोर बच्चे हैं, क्योंकि उनकी आदत भी आजकल ऐसी है कि या तो टीवी पे देखेंगे या लैपटॉप या गेम्स, ये बहुत ज़्यादा फिजिकली बच्चे को असहाय बना देते हैं, जिससे कि कम उम्र में ही बच्चों को कम पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, जोड़ों में दर्द, इसकी समस्या होती है। दूसरा, आहार से संबंधी मैं कहूँगा कि जंक फूड्स वगैरह ज़्यादा लेने से और बाकी जो मेन प्रोटीन्स, क्योंकि ग्रोइंग फेज होता है ये वाला, प्रोटीन्स वगैरह की कमी की वजह से इसमें बच्चों में कमजोरियां रह जाती हैं और अक्सर वो लक्षण देखने को मिलते हैं जो बच्चों में आमतौर पर नहीं मिलने चाहिए। फिर आप बात थोड़ा सा और आगे की करें 20 साल के बाद की, तो 20 साल के बाद बच्चा कैरियर में, कंपटीशन में उलझ जाता है, तो वो ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से खो जाती है उसकी कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है और यहाँ पर उसकी हेल्थ ख़राब होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या है, जो 45-50 साल के बाद मिलनी चाहिए, वो 20-22-25 साल में गर्दन दर्द, हाथों में झंझनाहट, कमर में दर्द, कमज़ोर हड्डियाँ, पूरे शरीर में थकावट, इस तरह के लक्षण वो 20 साल के बाद ही देना शुरू कर देता है। इसके बाद इसी लाइफ स्टाइल को आप आगे बढ़ाएंगे तो जो एजिंग के प्रोसेस आपके 50 साल प्लस में आने चाहिए, वो आपके 35-40 साल के आसपास आपको एजिंग के चेंजेस यहाँ पे आने लगते हैं। जैसे घुटने के जोड़ों का घिसाव हो जाता है, ठीक है, गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, कमर में भी दर्द की शिकायत ज़्यादातर लोगों को रहती है। तो ये एजिंग का हो गया। फिर आगे लास्ट में जाके ओल्ड एज की मैं बात करूँगा। तो ओल्ड एज में जैसे 60 प्लस में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों में मिथ ये है कि भाई अब ओल्ड एज हो गई है, घुटने ख़राब हो गए हैं,
तो अब ये ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप कैटरेक्ट की, जैसे आप मोतियाबिंद बन जाता है, ऐसे ही आप के जोड़ घिस जाते हैं, गर्दन घिस में हड्डियाँ घिस जाती हैं, कमर में हड्डियाँ घिस जाती हैं, तो इसके लिए हमारे पास रिप्लेसमेंट सर्जरीज अवेलेबल हैं। तो लोगों को ऐसे ही समझना चाहिए कि जिस तरह से हमारा समय के साथ साथ अंगों का घिसाव हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, खाल में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसे जोड़ भी घिस जाते हैं। तो इसके लिए आप रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ जाएं और अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करें और समाज को हेल्दी बनाएं। सर, महिलाओं में हमने ज़्यादा देखा है कि जो हड्डियों की बीमारी होती है ज़्यादा होती है, जोड़ों का दर्द उनको ज़्यादा होता है। हालांकि महिलाएं इस ओर कभी नहीं जाती कि उनको लगता है कि हम जितना न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन असल में होता ऐसा है कि ज़्यादा बोझ भी उन पर पड़ता है और उनका आहार भी वैसा नहीं होता जो उनकी बॉडी को ठीक रखे। तो महिलाओं में जो दिक्कत खासकर हड्डियों की, कैल्शियम की कमी की देखी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं में जागरूकता अभी भी नहीं है। जैसे महिलाओं ने एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि अगर हमारे बच्चे हो गए हैं तो अब हमारे कमर में दर्द होना है, हमारे घुटने ख़राब होने हैं। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में कि डिलीवरी के बाद पेशेंट्स का जो वापस जो पुराना वेट था वो 6 महीने के अंदर रिगेन हो जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर 90% महिलाओं में वो वेट 10 किलो बढ़ा ही रह जाता है, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आपको फिर हड्डी की समस्या, कमर की समस्या ये होती है। ज़्यादातर कमर की समस्या लेडीज़ में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर एक हार्मोन रिलैक्सिन निकलता है जो कि बर्थ फेसेस को ईजी बनाने के लिए नेचुरल एक वो है। उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि कमर में जो डिस्क वाली चीज़ें हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं और डिस्क खिसकने की समस्या महिलाओं में ज़्यादा होती है, जो कि अधिक वजन की वजह से और अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए उनको जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि महिलाएं थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूक इसलिए भी होती हैं क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। मैं समझता हूँ कि महिलाओं का जीवन अगर वो कुछ भी नहीं कर रही है तब भी पुरुष के कंपैरिजन में दुगना कठिन है, और अगर वो वर्किंग है तो ये और कई टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसलिए उनको भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि दोनों मेल फीमेल काउंटर पार्ट जो भी फैमिली के हैं उन्हें बराबर से भागीदारी करनी चाहिए परिवार चलाने में, और दोनों का एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। सर, हड्डियों में आजकल जो दिक्कतें देखी जा रही हैं उसमें कभी गैप भी आ जाता है, कभी हड्डियां टूट जाती हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास हम जाते हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे, तो रिप्लेसमेंट जैसे कि आपने बताया एक ऑप्शन होता है, या फ्रैक्चर होता है तो आप प्लास्टर लगाते हैं, वो ऑप्शन होता है, और रॉड डालने का भी ऑप्शन होता है। लेकिन इन ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट लोगों को प्लास्टर ही लगता है। उन्हें लगता है कि अगर हम रॉड डलवाएंगे, रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो बॉडी खुल जाएगी, कुछ दिक्कत उसके अंदर आ जाएगी। तो वो कन्फ्यूजन जो लोगों के मन में होती है उसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि हमको हमेशा ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर हम एक किसी पेशेंट को एक पैरासीटामोल की गोली भी दे रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट तो उसके भी होंगे, हम नमक खा रहे हैं रोज़ाना, साइड इफ़ेक्ट उसके भी होंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा वो दुख ज़्यादा बड़ा है या ऑपरेशन करा के जो नुकसान है वो ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हम वे करते हैं तो जो पेशेंट के लिए बेटर होता है कि जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए, पेन ना हो, दूसरे पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, वो काम हमें करना चाहिए। इसलिए रिप्लेसमेंट तो मैं कहूँगा बहुत बूंद सर्जरी है, वरदान है जी। सर, जैसे कि सर्दियों में कहा जाता है कि बोन्स की दिक्कत ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल हमने देखा कि गर्मियों में जिस तरह से कूलर, एसी का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, उसकी हवा से भी लोगों के पैरों में दर्द हो जाता है, या जिनको पहले से बोन में प्रॉब्लम है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए खासकर सीजनल चेंज के साथ? मैं तो इसमें यही कहूँगा कि जो आपको जिससे संबंधित बीमारी है, जैसे घुटने से संबंधित बीमारी है, तो आप जो घुटने के लिए प्रिकॉशंस आपका डॉक्टर आपको बताए कि जैसे आप ज़मीन पे नहीं बैठिए, सीढ़ी कम चढ़िए उतरिए, फास्ट वॉक मत करिए। कई लोग जो है आजकल मैं देखता हूँ कि बिल्कुल एकदम वेट घटाने के लिए या उन्माद में बहुत रनिंग, स्किपिंग, अपनी उम्र को ध्यान छोड़ के ये करते हैं, तो उसमें ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग से भी जॉइंट का डैमेज और बढ़ जाता है। अब रही बात ठंडे की, कूलर की और एसी की, तो जितनी भी ये जोड़ से संबंधित बीमारियां हैं वो सब के सब ठंडे के एक्सपोजर से ज़्यादा एहसास दिलाती हैं। मसल स्पाज्म की वजह से, जकड़न की वजह से ज़्यादा दर्द पैदा करती हैं। तो सर, उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए, या कौन से ऐसे फूड इनटेक है जो हमें करना चाहिए? हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का प्रोटीन इनटेक बहुत पुअर है। मैं ये कहूँगा कि 40 साल के बाद शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की जो होती है उसमें एक एनाबॉलिज्म होती है जो शरीर को बनाती है, एक कैटाबॉलिज्म होती है जो शरीर का क्षय करती है। तो 40 साल के बाद क्षय वाली एक्टिविटी आगे बढ़ने लगती हैं। तो इस समय पर आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और एक एवरेज व्यक्ति को अपने बॉडी वेट का को 0.8 से मल्टीप्लाई करके जितना ग्राम प्रोटीन आता है उतने ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए।
सर ये कन्फ्यूजन लोगों में मैंने बहुत देखी है और खुद मुझे भी हड्डी की दिक्कत हुई थी, तो मेरा ये सवाल आपसे बनता है कि जब हम कहते हैं कि कैल्शियम लेना है तो लोग यूजुअली कहते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, आप ऐसी चीज़ें खाओ जिससे कि आपको कैल्शियम ज़्यादा मिले, जो कि नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में होता है। हालांकि लोग उससे परहेज़ करते हैं जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन और हो सकते हैं? नहीं, नॉन वेजिटेरियन होना कोई ज़रूरी नहीं है। दुनिया का सबसे मजबूत जानवर जो है हाथी होता है, वो कौन सा नॉन वेजिटेरियन खाता है? तो ऐसा नहीं है, वो प्रकृति ने सभी चीज़ें बनाई हैं। तो मैं कहूँगा कि जैसे पनीर की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं डाइट में, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ाएं कि उसमें फ़ैट की मात्रा भी होती है। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, दालें सब अंकुरित करके ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं। दालें हमारे पास हिंदुस्तान में कई प्रकार की दालें हैं, उनका मिक्सचर बना के आप सब तरह के अमीनो एसिड्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं वेजिटेरियन में भी। सर मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी सवाल और जवाब भी हो गए हैं, अगले सेशन में भी आपसे मुलाकात होगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए एक संदेश ज़रूर दें। मैं चाहूँगा कि आप अपने शरीर का और ब्रेन का हेल्दी इस्तेमाल, परफेक्ट इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपकी हेल्थ परफेक्शन में होगी। तो सबसे ऊपर आप हेल्थ को रखिए। अभी आपने जैसे कोविड में देखा कि लोगों की हेल्थ ख़राब हो गई थी, तो आपने सब चीज़ें छोड़ के केवल हेल्थ के पीछे आ गए थे। तो अगर आप हेल्थ को प्राइम इंपॉर्टेंस में रखेंगे तो शायद आप बहुत अच्छे विकसित होंगे और देश का भी विकास तभी संभव है। सही कहा आपने, थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। और जैसा कि सर ने कहा कि आपका शरीर अच्छा होगा तो आपका मानसिक विकास भी ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि इस हेल्थ वेल्थ के एपिसोड में आपको अगली बार किसी और हेल्थ एक्सपर्ट से मिलाएंगे और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।